Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the topic whole time director. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर। क्या कॉन्सेप्ट होता है होल टाइम डायरेक्टर का? अ होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर who is in the whole time employment of the company, devotes his whole time of working hours to the company and has a significant personal interest in the company as his source of income। यानी कि एक होल टाइम डायरेक्टर में हम उस डायरेक्टर को इंक्लूड करते हैं जो कंपनी के साथ में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होता है। वो अपने कंप्लीट वर्किंग आवर्स को कंपनी के लिए डिवोट करता है और इसके साथ साथ कंपनी में उसका एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जो उसका सोर्स ऑफ इनकम होता है वो कंपनी में ही होता है। यानी कि जो होल टाइम डायरेक्टर है वो एक तरीके से कंपनी के एम्प्लॉय की तरह ही वर्किंग कर रहा होता है और कंपनी उसकी वर्किंग के लिए उसको सैलरी या कंपनसेशन पे करती है। यहाँ मैंने एक डेफिनेशन दे रखी है, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 294 ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या है ये? अ होल टाइम डायरेक्टर रेफर्स टू अ डायरेक्टर हु हैज बीन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी ऑन अ फुल टाइम बेसिस एंड इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन। Further, a whole-time employee, when appointed as a director of the company, will be occupying the position as the whole-time director। यानी कि जो एक होल टाइम डायरेक्टर है उसका मतलब उस डायरेक्टर से होता है जो कंपनी के साथ में फुल टाइम बेसिस पर एम्प्लॉयड होता है और उसके बदले में उसको रेमुनरेशन पे किया जाता है। इसके साथ साथ अगर किसी होल टाइम एम्प्लॉय को कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट कर लिया जाता है तो उसकी जो पोजीशन होगी कंपनी में वो होल टाइम डायरेक्टर की होगी। यानी कि जो एक होल टाइम डायरेक्टर है वो कंपनी का एक की मैनेजरियल पर्सनल होता है और बाय डिफॉल्ट ही इज द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ठीक है। नाउ वी कम to the provisions regarding appointment of MD, WTD और मैनेजर। अब हम बात करेंगे कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है तो उसके लिए किन किन प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ मैं कुछ जनरल प्रोविजंस को डिस्कस करूँगा आपसे जो मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग फॉलो किए जाते हैं। लेकिन इनमें से जितने भी प्रोविजंस हैं वो ज़्यादातर प्रोविजंस होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर के अपॉइंटमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो प्रोविजंस? लेट अस हैव अ डिस्कशन ओवर दीज प्रोविजंस। द वेरी फर्स्ट वन इज द अपॉइंटमेंट ऑफ आइदर एमडी और मैनेजर। It means that no company shall appoint or employ at the same time a managing director and a manager। यानी कोई भी कंपनी एक ही समय पर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर को अपॉइंट नहीं कर सकती है। यानी कि या तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी या फिर वो मैनेजर को अपॉइंट करेगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? मैक्सिमम टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट। मैक्सिमम टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट रहेगा होल टाइम डायरेक्टर का या फिर उसका जो री अपॉइंटमेंट रहेगा वो 5 साल से ज़्यादा के लिए एक्सीड नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। यानी कि जिस समय डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है उसकी जो मैक्सिमम टर्म है वो 5 साल से एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, तीसरा प्रोविजन है दैट इज री अपॉइंटमेंट। यानी कि अगर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर की बात कर रहा हूं तो उसको री अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन उसकी टर्म के एक्सपायर होने से 1 साल पहले आपको उसे री अपॉइंट कर देना होगा। इट मीन्स दैट
A whole time director can be reappointed earlier than 1 year before the expiry of his term. That is clear. Now we come to the fourth provision. यहां हम बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम एज की. No company shall appoint or continue the employment of any person as managing director, whole-time director, or manager who is below the age of 21 years or has attained the age of 70 years. यानी कि मिनिमम एज कितनी है WTD के लिए, होल टाइम डायरेक्टर के लिए 21 ईयर्स, और जो उसकी मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर्स होनी चाहिए. अगर कोई बंदा 21 से कम का है या 70 से ज़्यादा का है तो उसे हम होल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं कर सकते. ठीक है. अब मान लीजिए कोई बंदा है जो 70 साल से ज़्यादा की एज का है और उसे अगर अपॉइंट किया जाना है, बहुत ज़रूरी है, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसको अपॉइंट किए जाने की कंपनी की इच्छा है, तो उसमें कंपनी क्या करेगी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करेगी और उसको पास करने के बाद ही 70 ईयर एज से अबव एज के पर्सन को एज अ होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है. लेकिन इसके साथ साथ उसको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि उसने उस बंदे को होल टाइम डायरेक्टर के पोस्ट पर अपॉइंट क्यों किया है जबकि उसकी एज मैक्सिमम एज से ज़्यादा है. ठीक है. ओके. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज अदर क्वालिफिकेशन. अदर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर. इसके अलावा कुछ और क्वालिफिकेशंस है जो कंप्लीट होनी चाहिए, जो हमने ऊपर अभी तक डिस्कस करी है उसके अलावा, क्योंकि अगर ये क्वालिफिकेशंस कंप्लीट नहीं होती हैं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को होल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता. क्या क्या है ये अदर क्वालिफिकेशंस? द वेरी फर्स्ट वन इज हैज़ नॉट बीन एडजस्ड एज एन इंसॉल्वेंट एट एनी टाइम. यानी कि जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है उसको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना किया गया हो. अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा चुका है बंदा तो उसको आप होल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं कर सकते. दूसरा पॉइंट है इसके रेफरेंस में हैज़ नॉट सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर्स एट एनी टाइम. यानी कि कर्जदार नहीं होना चाहिए, वो उसके ऊपर किसी का भी कर्जा नहीं होना चाहिए. अगर उसके ऊपर किसी का भी कर्जा है, उसके पास सस्पेंडेड पेमेंट है अपने क्रेडिटर्स का, तो फिर उसको आप होल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months. यानी कि उसे कोर्ट के द्वारा कोई भी सज़ा ना दी गई हो और किसी भी सज़ा के जुर्म में उसने 6 महीने से ज़्यादा की कैद ना काटी हो. अगर 6 महीने से ज़्यादा ही कैद काटी हुई है उसने किसी भी जुर्म के रेफरेंस में, तो उसको आप होल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं कर सकते. दैट इज क्लियर. नाउ वी कॉल अबाउट द नेक्स्ट वन. द सिक्स्थ वन इज दैट इज अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5th. जो एक कंपनी है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को होल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट पर कब अपॉइंट करेगी, जब वो सेक्शन 197 और शेड्यूल 5th के सारे प्रोविजंस को कंप्लीट कर लेगी. यानी कि कंपनी एक्ट में सेक्शन 197 और शेड्यूल 5th में कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, उन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ही किसी पर्टिकुलर पर्सन को होल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है. ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि जो शेड्यूल 5th है उसके अंदर 5 पार्ट्स होते हैं. पहले पार्ट में अपॉइंटमेंट की कंडीशंस और क्वालिफिकेशंस डिफाइन कर रखी हैं. दूसरे पार्ट में जो मैक्सिमम लिमिट है रेम्युनरेशन की, इसके बारे में एक प्रिस्क्रिप्शन दे रखा है. ठीक है. इसी तरह से और भी पार्ट्स है जिसमें अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करने के रेफरेंस में. तो जब आप इन कंडीशंस को कंप्लीट कर लेते हैं उसी के बाद ही एक बंदे को या किसी एक पर्सन को होल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द 7th प्रोविजन. द 7th प्रोविजन इज
अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग। अगर मैं किसी होल टाइम डायरेक्टर की बात कर रहा हूं तो जो होल टाइम डायरेक्टर है उसका जो अपॉइंटमेंट है और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दीज शैल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय अ रेजोल्यूशन एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यानी कि जो कंपनी की नेक्स्ट जनरल मीटिंग रहेगी उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और उस रेजोल्यूशन के अप्रूवल के बेसिस पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी उसके अकॉर्डिंग ही आप उस पर्टिकुलर पर्सन को होल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एट्थ वन। क्या है एट्थ वन? अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कभी कभी क्या होता है कि जो अपॉइंटमेंट होता है होल टाइम डायरेक्टर का, इट रिक्वायर अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है। अगर इस टाइप का जो अपॉइंटमेंट है वो शेड्यूल 5 में जो कंडीशंस स्पेसिफाइड हैं उसके वेरिएंस के साथ में है, तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बेसिस पर ही किसी पर्सन को होल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाना चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, रिटर्न फॉर अपॉइंटमेंट। ऑन अपॉइंटमेंट the company shall file a return in the prescribed form within 60 days of such appointment with the registrar। यानी कि जब कंपनी होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेती है तो उस अपॉइंटमेंट के 60 दिन के अंदर अंदर जो कंपनी है उसको रजिस्ट्रार के साथ में एक रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन, 10th पॉइंट इज, 10th प्रोविजन इज इफेक्ट ऑफ एक्ट डन बिफोर अप्रूवल। Where an appointment of MD, WTD or manager is not approved by the company at a general meeting, any act done by him before such approval shall not be deemed to be invalid। यानी कि अगर कंपनी की जनरल मीटिंग में किसी बंदे को MD, WTD यानी कि होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया गया है, अभी अप्रूवल नहीं मिला है उसको, होल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट तो करना है लेकिन अभी उसको अप्रूवल नहीं मिला है, और उसके अप्रूवल मिलने से पहले अगर वो कोई एक्ट फॉलो करता है तो वो क्या होगा, उसे हम इनवैलिड मानेंगे। तो जब तक जनरल मीटिंग में अप्रूवल नहीं मिल जाता है उसके अपॉइंटमेंट के रेफरेंस में, तब तक उसका कोई भी एक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। वो एक्ट कैसा माना जाएगा? उसका इनवैलिड माना जाएगा। हालांकि ये जो प्रोविजन है वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट प्रोविजंस इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। ओके, थैंक यू।